अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुशामदीद कहती हूं। आलमी मईशत एक मरतबा फिर ख़तरे के दहाने पर पहुंच चुकी है और इसकी बहुत बड़ी वजह अमेरिका का ईरान पर एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज में हमला है। ये हमला उस हमले के जवाब में किया गया है जो पासदाराने इनकलाब ने उनके जहाज़ों पर किया था। और जब ये हमला किया गया तो उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात वहाँ पर अदा की जा रही थी, जिसकी अदायगी के सिलसिले में दुनिया भर से लाखों की तादाद में आयतुल्लाह खामनाई के चाहने वाले, उनके प्यारे, उनके जनाजे में शिरकत के लिए ईरान आए हुए थे। इस हमले के बाद से क्या सिनेरियो बदलेगा, अगर हम बात करें अपना हुर्मुज़ के हवाले से, तो उसके बंद होने के ख़तरात और तेल की कीमतों के आलमी मंडी में बढ़ जाने के ख़तरात दोबारा से पूरी दुनिया के सर पर मंडलाना शुरू हो गए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कहता है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है, और अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान कहता है कि हम अमेरिका के हर हमले का भरपूर जवाब देंगे। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल किसी भी सूरत में ये नहीं चाह रहा कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात हों और ये अमन की तरफ जाएं। इस तमाम तरह सिनेरियो में फंसा तो फंसा कौन? आलमी दुनिया पूरी ओवरऑल अगर हम इसका हम इम्पैक्ट देखें, पूरी दुनिया की मईशत और मशरिक़ वस्ता का अमन, और उसके साथ साथ हम अगर पेट्रोल की कीमतें अगर डॉलर के हिसाब से देखें और ये 150 से 200 डॉलर तक चली जाती हैं तो पाकिस्तान में 400 से ऊपर ये कीमतें जाएंगी। और अगर ओवरऑल अगर हम अभी देखें तो अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 13 रुपये 18 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त 311 रुपये के करीब पहुँच चुकी हैं, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत इस वक्त 323 रुपये 30 पैसे हो चुकी है। तो ये तमाम तर सिनेरियो किस तरफ जाता है, क्या दोबारा से अमन मुज़ाकरात होंगे, इस हवाले से अपने आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल पेश किया गया है और ओवरऑल 5 अगस्त को सुना जा रहा है कि वहाँ पर एक एहतजाज की कॉल भी दी जाएगी। तो इस पर हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक यासिर पतवाली, जो सीनियर नायब सदर हैं शुमाली पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सौले मोहम्मद साहब, एनालिस्ट हैं और ईरान अमेरिका जंग पर इनकी गहरी नज़र है। इन दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी मैं। सबसे पहले मलिक यासिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और आपसे पूछूंगी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये जो तमाम तर सिनेरियो है और जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, आप इस हमले को किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये हमला करना इस वक्त दुरुस्त था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया आयशा। ये बदकिस्मती है इस खित्ते की। अगर आप देखें सारा पस मंज़र तो अमेरिकन ने जिस तरह पहले ईरान को मुज़ाकरात में उलझा के, और जब मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचने लगे थे तो ईरान पे हमला कर दिया गया और टॉप की जो लीडरशिप है ईरान की उसको शहीद किया गया। इसके बावजूद जब ईरान लहू लहू था और ख़ित्ते पे जंग के बादल मंडला रहे थे, हर तरफ बेयकीनी की कैफियत थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल है ख़ित्ते को जंग की तबाहकारियों से बचाने के लिए और जंग में झोंकने से उसे महफूज रखने के लिए, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस अंदाज में जो रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ कि मुहज़्ज़िब दुनिया उसे हमेशा याद रखेगी। अब इस वक्त जो गेम है वो ट्रंप की नीयत पे तो मैं वो जिस किस्म की उनकी सोच है और जिस स्टाइल के वो लीडर हैं उस पर उस हद तक शक नहीं किया जा सकता। लेकिन एक नई जो गेम मुसाद ने, CIA और रा ने शुरू की है, तो इससे बहुत बड़ी तबाही जो है एक बार फिर यकीनी हो गई है और ये सिलसिला अब रुकने का नाम भी नहीं लेगा। देखें, अब नए हुर्मुज़ जो है वो उस पर हक़ ईरान का है और बिला शिरकत गैर ईरान का हक़ है। उसको अगर ये नहीं मानेंगे, ईरान की मर्ज़ी है, तो ईरान की लीडरशिप जो है उसको आप खिराज तहसीन पेश करें, एक्नॉलेज करें, मुहज़्ज़िब दुनिया उसका रिगार्ड करे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अभी उनके सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी तदफीन नहीं हुई थी, उनकी आखिरी रसूमात हो रही थी और फिर एक बार अमेरिका ने जो है वो धोखा दिया मुज़ाकरात की यार में। असल में होता यही रहा है कि मुज़ाकरात में उलझा के ईरान को
वो अपनी जहाँ पे कमी कोताहियाँ होती थी वो अपनी तैयारियाँ करते रहे हैं जंग की, और जब उन्हें दोबारा मौका मिला तो उन्होंने ईरान पे जंग मुसल्लत कर दी, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब जो महज़िब दुनिया है और ये जो कठपुतली यूनाइटेड नेशन है, मेरे ख़्याल में इसका वजूद तो अब ख़त्म ही हो गया है। इससे बड़ा कोई अदम एतमाद नहीं हो सकता। जब आप किसी बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते तो इस इदारे को कायम नहीं रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को शर्म आनी चाहिए, उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। माजी में भी उन्होंने हमेशा, आप इराक़ का मामला देख लें, लीबिया को देख लें, इराक़ का देख लें, शाम का देख लें, हर जगह यूनाइटेड नेशन ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है, और अब भी वो उसकी मुजरिमाना खामोशी जो है वो खित्ते में एक बहुत बड़ा ख़तरा अमेरिका की सूरत में जो है वो मंडला रहा है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि जो महज़िब कुव्वतें हैं इस वक्त जो लीड कर रहे हैं दुनिया को, चीन है, रशिया है या बाकी जो मुल्क हैं, वो इस पे कोई संजीदा कोशिश करेंगे, कोई एफ़र्ट करेंगे तो शायद कोई हल निकल आए। बाकी ईरानी जो कौम है उसको और के ईरान की जो लीडरशिप है, उनकी कुर्बानियों को, उनकी एफ़र्ट को, उनकी जुर्रत और उनकी बहादुरी को हर मुसलमानों से हट के भी गैर मुस्लिम भी जो है वो उन्हें सलाम कर रहे हैं। सॉरी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर हमला करना, ये इसमें आप ईरान को कसूरवार कहेंगे या अमेरिका को? क्योंकि इस वक्त पहला जो अटैक था वो पासदारान इनकलाब की तरफ से किया गया था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका पस मंज़र देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की जो सफारती सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि दो बड़े प्लेयर्स को, ईरान को और अमेरिका को इकट्ठे बिठाकर और पाकिस्तान बुलाकर और उसके बाद जेनीवा में ये एक MOU साइन करना, जिस पे तकरीबन कोई इत्तेफाक हुआ था 15 पॉइंट्स के ऊपर कि ये 60 दिन का सीज़ फायर है, 60 दिन के लिए जंगबंदी हो जाएगी और इस MOU के ऊपर अमल किया जाएगा। अब उस MOU को देखना पड़ेगा कि क्या उसके ऊपर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जिसमें से कुछ शराइत जो थी वो अमेरिका ने मनवानी थी और कुछ ईरान के लेवल के ऊपर थी। सबसे पहले अगर उसमें मैं मेजर पॉइंट्स का जिक्र करूं तो उसमें ईरान का जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो तबाही हुई थी वहाँ पे, जो उस टाइम वहाँ पे जो फाइनेंशियल उनकी कंडीशन है, उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि वक़्त के साथ साथ इनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, जिसमें मेजर जो अमाउंट उनकी कतर के पास पड़ी हुई है, वो रिलीज़ की जाएगी ताकि वो रिहेबिलिटेशन जो है ना उनकी हो सके और उनका जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको कंस्ट्रक्शन में तब्दील किया जाए। अच्छा, अब वो उसके लिए कोई कदम अभी तक जो है वो उठाया नहीं जा सका। उसमें से अगर आप ये देख लें कि उनका जो इंटरनेशनली जो आयल की इजाज़त तो दे दी गई वक्ती तौर पे 60 दिनों के लिए कि आपने आयल इंटरनेशनल मार्केट करना है, लेकिन इंटरनेशनल जो उनका बैंकिंग स्विफ्ट है, जो बैंकिंग IBFT सिस्टम है, वो बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो उनकी अमाउंट्स थी वो इन और आउट नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा जो उन बड़ा क्लियरली ये कहा गया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स है वो खुला रहेगा, वो उसके साथ किसी किस्म का अभी कोई वहाँ पे जो जहाज़ गुज़र रहे हैं उनसे किसी किस्म का कोई अमाउंट जो है ना वो नहीं ली जाएगी, किसी किस्म का किराया नहीं लिया जाएगा और उसकी जो ओनरशिप है वो उस अभी तय नहीं हुई कि उसकी ओरिजिनल ओनरशिप जो है वो किसके पास जाएगी। अब ये ओरिजिनली जो ओनरशिप की ही इशू आ रहा है कि उसकी ओनरशिप किसके पास जाएगी। अब अमेरिका जो है, जब ये MOU साइन हुआ है तो अमेरिका के बहुत सारे सहाफ़ियों ने, बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अमेरिका की इस जंग में शिकस्त हुई है, अमेरिका बैकफुट पे जाना पड़ गया है और ईरान एक जो है वो ख़त्ते का भी और मुल्क का भी एक नया प्लेयर के तौर पर ये सामने आया है। वो इसीलिए कि जो अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो आप देखें तो वियतनाम की जो जंग थी सबसे पहले उन्होंने शुरू की 1955 से लेकर 1975 तक और 70,000 से ज़्यादा जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो उनको वो वहाँ पे वो मारे गए वियतनाम जंग में और एक बहुत मैस डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत ज़्यादा 20 साल का ये अरसा हुआ और इस पे अरबों डॉलर जो हैं वो अमेरिका के खर्च हुए, लेकिन उसका हुआ क्या कि उनको हासिल कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसके
कि जो वियतनाम के लोग थे वो फोत हुए और जो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को ख़त्म किया। उसके बाद इराक़ की जंग के ऊपर अगर आप आ जाएं, अमेरिका इराक़ में दाखिल होता है और कहता है कि जी उनके पास वेपन्स हैं, मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, इराक़ के ऊपर वो चढ़ाई करते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ी अपना क्या कहते हैं एक जंग जो है दुनिया के सामने होती है, और उसमें जो इराक़ है उसके जो सदर सद्दाम उस वक़्त के थे उनको भी गिरफ़्तार करके और उसको भी सज़ाए मौत दी जाती है। तो आप ये देखें कि उसका नतीजा भी क्या, वहाँ से मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन वहाँ से मिले नहीं मिले, उसकी भी एक सिविलाइजेशन की पूरी जो है ना उसकी तबाही हो गई। उसके बाद 9/11 के बाद वो लैंड करते हैं अफ़गानिस्तान में, 2003 से लेकर 2021 तक वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और एक बहुत हद तक अपने ट्रूप्स की जो है वो वहाँ पे भी उनका नुकसान होता है, फाइनेंशियली नुकसान होता है। आप ये देखें कि 85 अरब डॉलर का तकरीबन वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पर असला छोड़ा है, जिसको अब वो दोबारा हासिल करने के लिए जो है ट्रंप जो सदर अमेरिका के जो सदर हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो चाह रहे हैं कि मैं दोबारा वो असला जो है ना हासिल करूँ, मैं बग्राम एयरबेस जो है मुझे दोबारा चाहिए। वो इसीलिए कि इस खित्ते की एक ख़ास अहमियत है। अमेरिका इस खित्ते में हर सूरत रहना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वो इस खित्ते में रह कर एक तो चाइना को वॉच करे। वो इसीलिए कहते हैं कि चाइना अगले 1-2 सालों में जो फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी स्टेबल हो चुकी हैं, उसने उसके बाद दुनिया की तरफ मूव करना है। देखिए चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने शुरू कर दिए, जिसमें CPEC उसका एक मेन है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ वो जा रहा है, ईरान के साथ उसने कई बैकग्राउंड के ऊपर मुआहदे कर लिए हैं, ईरान की तरफ जा रहा है। अब वो इंडिया के थ्रू बांग्लादेश के साथ जो है ना अपने कॉरिडोर बनाना चाह रहा है और एक भारत का एक पूरा जो सूबा है उसको वो ये समझता है कि वो हमारा सूबा है, उस पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है और वो हमारा ही पास रहेगा, और वो उसी रास्ते के थ्रू वो चाह रहा है कि वो कॉरिडोर बनाकर उसके ऊपर तसल्लुत भी कायम रख सके, ठीक है। अब इस खत्ते में अगर आप देख लें तो इस टाइम जो ख़तरा है, जिसको ख़तरे की बू जो सूंघी जा रही है, वो इंडिया कर रहा है। जो इंडिया की प्लानिंग थी, जो इंडिया अपने आप को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता था और समझता था कि मैं इस खित्ते का चौधरी हूँ, तो ये और इजराइल तो इटसेल्फ, वो उन दोनों प्लेयर्स को, ये जो MOU पाकिस्तान की सरबराही में हुआ है, इसमें उनसे किसी ने पूछा ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, आप हैं कौन, हम क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। वो अपनी जगह के ऊपर ही वो बैठकर और वो इस MOU को हर सूरत वो सबूताज करना चाहते हैं, इस मुआहदे को ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनका आगे इलेक्शन आ रहा है, देखें नवंबर में। अब वो उस इलेक्शन को भी देख रहे हैं कि अगर यही नारा मेरे इलेक्शन में हुआ कि मैं ये जंग हार चुका हूँ, ठीक है, और हासिल हमें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमने यहाँ पे अरबों डॉलर का नुकसान कर लिया है, तो फिर बात ये कि जो मेरी पार्टी है या जो मेरी अपनी साख है वो कहाँ पे खड़ी होगी। अमेरिका ईरान से ये बात बिल्कुल ये सुनना चाह रहा है कि ईरान खुलेआम ये कह दे कि जी ये जंग जो है मैं हार चुका हूँ और ये अमेरिका जीत चुका है, लेकिन ईरान जो है ये न कहने को तैयार है और न वो उनका जो पासदारानी इनकलाब है, जो उनका पूरा सिस्टम है, उनका एक मजबूत सिस्टम है, कल्चर है, वो उनको इजाज़त दे रहा है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। वो मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन वो हारने के लिए वो बिल्कुल किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, वो हारने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस साहब, आप इनकी बात को कैसे सेकंड करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में भी नहीं चाहेगा कि वो इलेक्शंस में नाकामी का मुंह देखे और इसके लिए उसको हर सूरत में ईरान को शिकस्त फाश देनी ही देनी है, जबकि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि हम बदला लेकर ही रहेंगे और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अमेरिका के ऊपर वार करेंगे। अब अगर हम अपनी जो हमारी इस्लामिक स्टेट्स हैं, अगर हम सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, इन तमाम तर ममालिक की तरफ देखें तो ये चाहते हैं कि मसालिहत की तरफ बात जाए और ये जो है जंगबंदी की तरफ बात जाए। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से वो दोनों क़ुव्वतें आमने सामने हैं, ये तो किसी सूरत में भी जंग ख़त्म होती हमें नज़र नहीं आती, तो आपको इसका फैलाव कितना तवील नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं सेकंड करूँगा इन्हें, साले भाई को। कोई शक नहीं है इसमें, ईरान ने जितने बड़े दिल का और दुनिया को जंग से बचाने के लिए जिस तरह उसने मूव किया है, ये काबिल तहसीन है। लेकिन इस वक्त हमारा जो ममालिक हैं, जो स्टेक होल्डर हैं इसमें मुज़ाकरात में, और जो MOU इनके दरमियान सैन हुआ है, उनकी अब भी ये पूरी कोशिश है कि मज़ीद तबाही ना हो और जंग ना हो।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रंप का इलेक्शन मैटर नहीं करता। वहाँ पे सिर्फ ट्रंप ही नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस है, उनकी अपनी वाइट हाउस है और बाकी उनकी अपनी एक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, CIA है। तो वो मुल्क को चला रहे होते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट को मेरे ख्याल में वहाँ तक जब तक वो सोचता है तो उस वक्त तक वो जो उन्होंने डिसाइड करना होता है वो अपने फैसले ले चुके होते हैं। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और कोई शक नहीं है इसमें कि फाते तो ईरान ही है, दुनिया तस्लीम कर रही है और इत्तेहादी जो है अमेरिका के वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि फाते ईरान है। अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए ये जो भी उन्होंने ड्रामा किया है, 15 नुकात की खिलाफ वर्जी किया है, MOU का किया है, ईरान के जो नुकसान हुए हैं, मुंजमद असासे हैं, पाबंदियाँ हैं, तामीर नौ के जितने भी इशू थे उस पर अभी तो ईरान ने तो ऐसा कोई नया मुतालबा या कोई चीज़ उजलत में नहीं की। हमला तो फिर भी अमेरिका की तरफ से हुआ है। तो इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि अमेरिका जो है वो सिर्फ वक्त गेन करना चाहता था, वो वक्त लेना चाहता था। अब जहाँ पे उसकी कमज़ोरियाँ हैं वो तैयारी कर रहा था साथ, और वो न सिर्फ ईरान को बल्कि पाकिस्तान और जो लोग सहूलतकारी कर रहे थे इसमें जंग रुकवाने के लिए और मुआहदा करवाने के लिए, सबको मैं समझता हूँ कि उन्होंने डाज किया है, धोखा दिया है। तो अब इलेक्शन तो ट्रंप बेशक जो मर्जी कर लिया, इलेक्शन तो वो नहीं जीतेगा। पार्टी का तो उसने वो जो है वो डबो दिया ना, उसका ग्राफ बहुत डाउन गया है। जी। तो अब मैटर ये करता है कि अमेरिका जो सुपर पावर था और सो कॉल सुपर पावर जो क्लेम करता था, वो बड़े धड़ाम के साथ जो है उसका तख्ता हो गया है। वो अब क्या मतलब है उसकी अजारादारी या नंबरदारी जो है या थानेदारी जो है वो दुनिया में वो वाली नहीं रही ये मुआहदा होने के बाद। और ईरान ने जिस जुर्रत का और जिस बहादुरी के साथ अपना नुकसान बर्दाश्त किया है, लीडरशिप की जो शहादतें हुई हैं वो बर्दाश्त किया है, फिर कौम बन के उभरा है ईरान जिस तरीके से, तो इससे धचका तो लामाला लगना था ईरान अपना अमेरिका को, और वो लगा भी है। और अब भी ये एक दिन ट्रंप और अमेरिका पछताएगा, जिस तरह पहले पछताए हैं इस तरह फिर ये पछताएगा। अगर इन्होंने फाते बनना होता, इन्होंने ईरान को फतह करना होता, तो वो बहुत पहले का कर चुके होते। अब ये उनका ख्वाब जो है वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और ख्वाब ही रहेगा, और ईरान इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा। साले साहब, इस्राएली इंटेलिजेंस ने एक फुलझड़ी सी छोड़ी है, और वो फुलझड़ी ये है कि जो ईरान है वो ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। और ये फुलझड़ी के पीछे आप क्या देखते हैं कि इसका ये क्या सिनेरियो है और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईरान के हवाले से, तो जो रूस था वो जब पहले ईरान में जंग हो रही थी तो रूस की तरफ से जो उनका एटमी प्लांट है मशहद में, वहाँ पर जो उनके रिएक्टर्स पे वो काम कर रहे थे रूसी माहिरीन, वो वहाँ से चले गए थे, लेकिन अब वो दोबारा वहाँ पर आ गए और उन्होंने दोबारा वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ तो वहाँ पर एटमी रिएक्टर के ऊपर भी काम हो रहा है, दूसरी तरफ इसराइल की तो पूरी तरह से ये कोशिश है कि किसी भी तरह से ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो और इसको सबोताज करने की वो हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, इसका पस मंज़र ये देखना ये ज़रूर पड़ेगा कि ये जंग शुरू जो है ये किसने की थी। देखिए, जंग जो शुरू की थी ना इजराइल ने की थी, और अमेरिका उसका अलाय हुआ, और फिर अमेरिका जो है वो इजराइल के कहने पे वो फ्रंट फुट के ऊपर आया, और ये पूरी दुनिया की जो मईशत है वो जाम हो गई, और इंटरनेशनली तौर पर जो पूरी दुनिया की मईशत है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन, तबाही की तरफ जो है ना वो चली गई। अगर आप ये गौर से अगर आप सिर्फ इसको ज़रा थोड़ा सा वॉच करें तो देखें, इजराइल जो है अब से नहीं, पिछले तकरीबन कोई 70 सालों से इब्राहिम अकॉर्ड का जो उसका फार्मूला है, जो ये ड्राइविंग सीट पे बैठना चाह रहा है, गल्फ़ की ओवरऑल और पूरे गल्फ़ को वो संभालना चाह रहा है, और इसकी बैक के ऊपर अशीर बात अमेरिका की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वो इसीलिए कि देखें RSSR यहाँ पे उसको जो तबाह करना था, ठीक है, जो रशिया को तोड़ा मुख्तलिफ हिस्सों में, ठीक है, वो सोवियत यूनियन का जो एक वजूद था उसको कंप्लीट तबाह करना, ख़त्म करना, ये अगर आप देखें तो इसमें अमेरिका
मेन रोल उसने प्ले किया है, लेकिन इब्राहिम अकार्ड जो है वो उसके फार्मूले के ऊपर इजराइल और नेतन्याहू जब से आया हुआ है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। अब वो यहाँ पर गल्फ में जो है ना किसी को पनपने की दे नहीं रहा। गजा मलियामेट हो गया, लबनान मलियामेट हो गया, अब ईरान की तरफ। अब आप ये देखें कि इस ईरान अमेरिका जंग से पहले जो गजा में जो कुछ उसने किया, पूरी दुनिया का जो है ना वो एक उसको क्लोज करना था, ईरान की तरफ उसको मूव करना था, ताकि वो इसीलिए कि हर बंदा गजा की बात कर रहा था और वहाँ पे आपने पूरी एक सिविलाइजेशन तबाह कर दी, आपने पूरा कब्जा करके वहाँ पर आपने एक बिल्कुल जिस हद तक जा सकते थे आपने किए। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता लबनान के साथ जो है वो आपने तबाही उनकी बिल्डिंग्स गिरानी शुरू की, उसके शहर तबाह करने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता जो इजराइल ने जो है वो वहाँ पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो वो इब्राहिम अकार्ड का जो फार्मूला है उससे इजराइल अभी तक पीछे नहीं हटा। जब तक अमेरिका बड़े लेवल के ऊपर, देखिए बड़े प्लेयर जब तक इंटरनेशनली तौर पर चाइना, रशिया, ये जब तक जो है इस सुलहनामे के अंदर नहीं आएंगे ओपनली, वो देखिए उनकी बैक के ऊपर आशीर्वाद ज़रूर है। देखें जब ये MOU तभी हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने चाइना का दौरा किया, वहाँ जाकर उन्होंने जनरल जो प्रेसिडेंट शी हैं उनके साथ जो डायलॉग किए और उसमें उनकी कुछ चीज़ें चंद एक तय हुई। वो इसीलिए कि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है तो सुपर पावर की ही तरह बिहेव करे। वो इसीलिए कि अगर कोई भी सुपर पावर के अगेंस्ट कोई भी छोटा प्लेयर खड़ा हो जाता है तो फिर उसकी वो मकाम और उसका वो इज़्ज़त नहीं रहती। अब इस वक्त जो देखें जो रशिया की सूरत हाल है, रशिया इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। इस जंग के बाद रशिया ने अपना तेल मार्केट कर लिया और पूरी दुनिया में अपना तेल बेचना शुरू कर दिया, जो कि पिछले तकरीबन कोई 15 से 20 साल उसके ऊपर पाबंदियां थी और वो डिफरेंट तरीकों के साथ तेल बेच रहा था लेकिन कम कीमत पर बेच रहा था। फिर इस दफ़ा जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल ऊपर गया तो सबसे ज़्यादा तो पूरी दुनिया में अगर तेल जो है वो सेल हुआ है तो वो रशिया का हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो फ़ायदा है वो उसको हुआ है। अच्छा, अब इंटरनेशनली चीज़ों को वॉच किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ये जो बहाना बेसिकली बना है, अगर आप ये देखें, देखिए ईरान का जो इसमें इल्ज़ाम है वो कहते हैं जी कि अमेरिका ने जो MOU तोड़ा, तेल की पाबंदियां वापस लगा ली। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या कहता है कि जी ईरान ने MOU तोड़ा, ठीक है, जहाज़ों पर हमला किया, इसलिए 60 दिन का जो तेल फ़रोख्त का जो लाइसेंस था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 7 जुलाई को देखें ये चीज़ बड़ी क्लियरली तय हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जब भी कोई भी तजारती जहाज़ या कोई भी ऑयल टैंकर या LNG टैंकर जब भी वहाँ से कोई भी जहाज़ गुजरेगा तो वो पासदारान इनकलाब या ईरान के जो सिक्योरिटी जोन्स हैं उनको आगाह करेगा। वो इसीलिए कि बारूदी सुरंगें उन्होंने जो बिछाई हैं वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई अभी तक, वो जाल वहाँ पे बिछा हुआ है वो। लेकिन बात ये कि ये जो सऊदी ऑयल टैंकर था, ये जो LNG कतर का जो टैंकर था, ये जब इनकी मूवमेंट हुई, इनको रडार्स के थ्रू अनाउंसमेंट की गई वहाँ पे, लेकिन इन्होंने चूंकि आगाही बिफोर टाइम नहीं की थी तो इसीलिए पासदारान इनकलाब ने जो है इनके ऊपर जो है वो ड्रोन फेंके, उनके ऊपर मिसाइल दागे। ठीक है, और उसी के जवाब में अमेरिका ने जो है उसी रात जो है वो तकरीबन कोई 81 ठिकानों के ऊपर जो है ईरान के ऊपर जो है मुख्तलिफ के ऊपर बम्बारियाँ की मुख्तलिफ की। अच्छा, उसके एक दिन बाद जो है उसके जवाबी कार्रवाई के ऊपर फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करके बहरीन और कुवैत में और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ उनकी ऑयल फील्ड हैं, जहाँ जहाँ उनकी जो अड्डे हैं, वहाँ पर जो है वो तकरीबन को 85 के करीब हमले शुरू कर दिए। तो ये अच्छा, अभी अमेरिका ने कहा है कि जी अब अगर ये हमले न रुके जो वक्फे के साथ चल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसका मतलब है ये जंग नहीं है, वक्फे के साथ जंग चल रही है। लेकिन वो जो देखें ना, जो पाकिस्तान के मुताबिक जो एक MOU साइन हुआ था, जो एक डायलॉग इस्लामाबाद के नाम पर एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया ने देखा कि एक बहुत बड़ी तबाही से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसने एक अहम रोल प्ले किया। उसके ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो एक चैलेंज बन चुका है। उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए इस वक्त चाइना को और रशिया को आना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स को आना पड़ेगा और उस MOU को, दुनिया का एक बेहतरीन MOU है, उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए अपना एक मेजर एक रोल प्ले करना पड़ेगा। नहीं तो ये ऑयल जिस तरीके से कल $6 ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में, परसों $12 चला जाएगा, उससे आगे फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस इंटरनेशनल जो मईशत है जिसमें आम बंदा पिसता जा रहा है, देखिए बड़े प्लेयर इसमें सिर्फ कमाई कर रहे हैं, जो आम बंदा है उसकी ज़िंदगी मफलूज होती जा रही है। खुसूसी तौर पर जो हमारा मुल्क है वो तो $1 भी जो है अगर ऊपर जाता है जी तो हमारे लिए तो मजीद मुश्किल हो जाएगी ना। हम तो ऑलरेडी हमारे साथ, तो आप ये देखें
कि हमारे तो इस दफ़ा जो जी। काश्तकारी के तबका था वो बेचारे पिस गए, चूँकि हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक सही है। अफगानिस्तान का रास्ता बंद होने की वजह से जो है वो वहाँ तो हमारी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, ठीक है। हमारी इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो हमारे तो ऑलरेडी जो है ना बड़े मसाइल हैं। तो अगर ये जंग मजीद जो है ना वो आगे जाती है, जारी रहती है, तो हम मजीद कसम पस्ती की हालत में चले पस्ती की जाएंगे। तरफ जाते जाएंगे। बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और वहाँ के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर एक असम्बली में बिल पेश किया जिसके तहत वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी वहाँ के MPAs हैं उनको 8-8 असलहे रखने की इजाज़त दी जाए, उसके लिए लाइसेंस उनको दिए जाएं। फिर ये कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर वहाँ पर किसी की भी गिरफ्तारी को मुमकिन ना बनाया जाए, इसकी इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि हमें यासिर साहब क्या बताएंगे। सर, क्या कहेंगे इस बिल के हवाले से, ये जो पेश किया गया है? देखें जी, जब ये मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड है उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया तो वहाँ पे KP गवर्नमेंट ने, सुहेल अफरीदी साहब ने और शफ़ी जान मरवत साहब ने और बाकी जो भी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी बर्दाश्त के साथ उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया था कि बताएं कि ये बिल किधर है, हुआ किधर है, कहाँ पे मतलब ये फैसला हुआ है, कोई उसका नोटिफिकेशन होगा, कोई फैसला, कोई करारदाद होगी, कोई अगर बिल पेश हुआ है तो वो सामने ले आएँ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। या तो आपने देखा होगा कि बड़े धड़ल्ले से अगर सवाल किया जाता है कि जहाज़ ख़रीदा है तो कहते हैं हाँ ख़रीदा है, क्या कर लोगे, जो करना है कर लो। तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का जो विज़न है और उनकी जो गाइडलाइन है, ख़ाह उनकी फेडरल में पहले गवर्नमेंट रही है या अभी KP में गवर्नमेंट है, ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का टैक्स, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के टैक्स का जो पैसा है और उसको इस तरीके से किसी की ज़ाती प्रोटेक्शन के लिए, उसके अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा कोई बिल आए या इसको सपोर्ट किया जाए। बाकी जहाँ तक मेंबर सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली है या सेनेट का कोई मेंबर है, उसकी गिरफ़्तारी का एक कानून में, आइन में एक तरीक़ाकार पहले से तयशुदा है। इसके लिए कोई नई अमेंडमेंट लाने की तो ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई वो पहले भी अगर कौमी असम्बली का कोई मेंबर है तो वो लाजमी तौर पे स्पीकर को बताना पड़ता है। अगर सेनेट का मेंबर है तो चेयरमैन सेनेट को बताना पड़ता है। सूबाई असम्बली का है तो वहाँ पे जो स्पीकर है उनको बताना पड़ता है। ये तो कानून पहले से मौजूद है और बस किस्मती से यहाँ पे मौजूदा जो हुकूमत है उसने ना सिर्फ पार्लियामेंट में दावा बोला, वहाँ पे लोग जो मेंबरान हैं वहाँ पर 24-24, 48-48 घंटे पे वहाँ पे उनको आपस में जा में रखा गया। फिर उनको जिस मतलब इंतहाई तौहीन आमेज़ तरीके से वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई भी ख़ुद को प्रोटोकॉल देने के लिए या अय्याशियों के लिए कोई भी कानून साजी वो नहीं करेंगे। साहिब साहब, आप क्या कहेंगे? ये कायमा कमेटी बराए दाखिला अमूर है, वहाँ पर भी बिल पेश किया गया कि जी ये जो तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट भी मुहैया किया जाए। प्लस ये जो बिल की बात हो रही है असलहे के लाइसेंस के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, आप इस पर क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथी, मेरे दोस्त जो हैं वो बड़े मासूमाना तरीके से इससे आप निकल गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल एक बिल था, ये एक मेंबर्स प्रिविलेज बिल था, ठीक है, जो 30 अप्रैल को जो गवर्नर थे वो असेंबली से पास हुआ और गवर्नर जो फैसल करीम कुंडी थे उन्होंने इसको पास भी किया। उसके बाद ये जब मीडिया के पास आया, मीडिया ने देखा तो उसके बाद शोर शराबा शुरू हुआ और CM KP के जो हैं उन्होंने चंद दिन पहले इसको रिकॉल किया और उसमें जो इस मुतनाज़ा शिकें थी वो कैबिनेट ने मंजूर करके उसको ख़त्म कर दी, ठीक है, और इस बिल को दोबारा रीसेट करके अब जो असेंबली में, पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो सूबाई असेंबली है उसमें लाया जाएगा। इन जो 15 नुकात के ऊपर मुश्तमल ये ओवरऑल जो मराहत थी, ये मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो इसीलिए
कि जब CM आफरीदी जब आए तो उनकी जो पहली तकरीर थी तो उन्होंने ये कहा था कि इश्क के इमरान की बात की थी उन्होंने, लेकिन ये तो लगता ऐसे है कि ये इश्क के मरात हैं। इसमें तो किसी जगह पे भी तहरीक इंसाफ की बात नज़र नहीं आ रही, बल्कि तहरीक नाइंसाफ की बात नज़र आ रही है। आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा है कि KPK में किसी भी मेंबर को किसी भी क्रिमिनल केस में गिरफ़्तार जो है करने से पहले स्पीकर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। ऐसा किस दुनिया के किस ममालिक में होता है कि आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी मेंबर का भी? मेंबर को पार्लियामेंट जो है, सूबाई असम्बली का जो मेंबर है, उसको आवाम ने मुंतखब किया है, वो वहाँ जाकर उसके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उससे क्यों स्पीकर से जो इजाज़त तलब की जाए, वो किस लेवल के ऊपर की जाए? वो तो कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाता है और कानून के मुताबिक उससे इंसाफ किया जाता है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि KPK का मेंबर जो है वो किसी भी सरकारी अफसर को तलब कर सकता है, गैर जो हाज़िरी है ऐवान की तौहीन समझी जाएगी। अब आप ये मुझे बताएं, सबसे पहले बानी PTI ने यह कहा था कि बाकी जो हुकूमतें हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अपने घर की लुंडी बना रखा है और उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो वो बात तो आप कर रहे हैं जनाब अली कि किसी भी सरकारी अफसर को कोई भी जो MPA है वो बुलाकर और वो उसके पास इस तरीके से वो खड़ा होगा और हर वक्त जनाब अली सर्वसुजूद होगा, जनाब अली उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको तो आप नहीं काम करने दे रहे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा जी KPK का मेंबर और उसके अहलखाना को सरकारी ऑफिशियल पासपोर्ट जो है वो ताहयात दिया जाएगा। ताहयात तो किसी जगह, देखें UK में था मैं, ठीक है, वहाँ पे पुलिस में मेरे साथ एक दोस्त थे, वो पुलिस में थे, वो 8 घंटे पुलिस की ड्यूटी करते थे, तो वो यूनिफॉर्म में होते थे, पुलिस होते थे। बाकी वो 16 घंटे पुलिस नहीं होता था, वो एक आम बंदा होता था, ना वो किसी को पकड़ सकता था, ना वो किसी को कुछ कह सकता था। तो जब आपने 5 साल पूरे कर दिए तो आपको ऑफिशियल पासपोर्ट क्यों दिया जाए? वो इसीलिए कि आपको अवाम ने मुंतखब सिर्फ 5 साल के लिए किया है या 4 साल के लिए किया है, उसके बाद उसकी ज़रूरत किसी भी जगह पे नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि ये फेडरल हुकूमत का भी फैसला है ऑफिशियल पासपोर्ट वाला मामला, तो ये हम उसके ऊपर लेके आ जाते हैं। अच्छा, चौथा इसमें है जी अरकान की ज़ाती गाड़ी पर खुसूसी MPA नंबर प्लेट लगाने और काले शीशे की इजाज़त होगी। बात यह है कि अगर एक आम बंदे और एक जो पार्लियामेंटेरियन है उसमें अगर फ़र्क नहीं होगा, उसमें तकसीम आ जाएगी, तो हमने एक आम आवाम ने इनको इलेक्ट करके और उसको पार्लियामेंट में भेजा है अपने हकूक के लिए। तो अगर उसमें आप डिफरेंशिएट कर देंगे कि वो बड़े टॉप के ऊपर जाएगा, वो काले शीशे भी रख सकता की बात आ जाएगी उसमें, वो काले शीशे भी रख सकता है, वो सारी उम्र अपनी नंबर प्लेट पे MPA भी लिखवा सकता है, ठीक है, वो जो मर्जी करता फिरे, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी जो है ना वो ब्रीच नहीं हो सकती। तो फिर आम बंदे और आप में फ़र्क क्या रह गया? फिर तो वेलफेयर स्टेट का जो सिस्टम है वही ख़त्म कर दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा अरकान को टूल टैक्स का इस्तिस्ना होगा, ये कैसे पॉसिबल है? तमाम के तमाम अरकान अमीर तरीन लोग हैं, आम बंदा तो इलेक्शन लड़ता नहीं है, ठीक है, वो उनकी मरात, उनकी इस टाइम भी आप मरात देख लें, उनकी सरकारी जो इस टाइम आप गाड़ियाँ देख लें, उनकी जो रिहाइशें आप देख लें, उनके जो खाने पीने आप देख लें, उनके ऊपर जो उनके बिजनेसेस इवन आप देख लें, ठीक है, तो वो जो टूल टैक्स है एक आम बंदा जो है वो तो पे करेगा, लेकिन वो MPA जो है, जो MNA है या इवन MPA है, वो नहीं पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 8 गैर ममनूआ बोर लाइसेंस की इजाज़त होगी। ये किस मुल्क में होता है कि आप 8 गैर ममनूआ बोर के लाइसेंस आप रख सकते हैं? एक आम बंदा एक लाइसेंस नहीं रख सकता अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी, जो मेंबर है उसकी ज़िंदगी एक आम बंदे से ज़्यादा कीमती है और ज़्यादा अहम है। इसके अलावा हर रुकन को जो है वो कैटेगरी B की सिक्योरिटी हासिल होगी ताहयात। ये कैसे पॉसिबल है? हम अगर इतने पूरे पार्लियामेंटेरियन हैं हज़ारों में और उनके ऊपर जो है वो कैटेगरी B की सिक्योरिटी पूरी उम्र ताहयात उनको हम देनी शुरू कर दें, तो बात ये कि हुकूमत तो ऑलरेडी कसम पुर्सी की हालत में है, उसके खराजात जो है वो कहाँ से आएंगे? या तो आप वो भी करें कि खराजात भी किस जगह से आएंगे। अच्छा, अरकान और उसके अहलखाना सरकारी खर्च बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपने सफ़र करना है, आप आवाम के लिए सफ़र नहीं कर रहे, आप अपने ज़ाती ऐशियों के लिए कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है, आप और आपका जो सरकारी जो आपके अहलखाना है वो सरकारी खर्चे के ऊपर, स्पेशली बिजनेस क्लास के ऊपर आप सफ़र कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के 2 सरकारी मुलाजमीन इकानमी में फ्री सफ़र करेंगे। अब वो जहाँ पे भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब जाएंगे, उनके जो 2 सरकारी मुलाजिम है वो उनके साथ रहेंगे, वो चाहे मुल्क में जाएँ या मुल्क से बाहर जाएँ, और वो भी इकानमी में सफ़र करेंगे। वो भी हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करेगी। हुकूमत KPK की कितनी इनकम है, कितना एक बजट है, इस दफ़ा उन्होंने तरक्याती कामों के लिए कितने पैसे रखे हुए हैं, इन्होंने इसके अलावा हुकूमत की अय्याशी के लिए कितने पैसे रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा सरकारी जो रेस्ट हाउसेज हैं उसमें जो उनकी रिहाइशें हैं वो ताहयात फ्री होंगी। ये कैसे पॉसिबल है?
ऑलरेडी मतलब पीटीडीसी का जो हाल हो गया है, पूरे बिल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर tourism की का- तरफ कोई तवज्जो नहीं ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपने जो हल्के में जो इनकी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, उसमें ये ज़िला के जो तमाम अफसरान हैं उनको इख्तियार हासिल होगा कि वो उनको बुला सकें, ठीक है, और उनको जनाब अली उनको ये बता सकें कि आपने ये करना है, फ़लाँ का ये करना है, फ़लाँ का ये करना है। इसका मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी को आप कैद कर रहे हैं, उनको आप फ्री वो तो होने नहीं दे रहे ताकि वो काम करे, आप अपने घर की लुंडी बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से जो बेसिकली सीएम अफरीदी साहब ने इसमें अगर ये एक्शन लिया है, ये बहुत अच्छा लिया है। देखें, कुछ चीज़ें गलतियां हो जाती हैं, ये जो शफी जान साहब हैं उन्होंने इस बात को माना कि ये वाकई हमसे गलती हो गई है, ठीक है, और इसको कैबिनेट में डिस्कस किया गया। जो इसमें ऐसी कुछ शिकें थी उसको हमने बिल्कुल मुशावरत करके, और उस मुशावरत सिर्फ अपने तौर पर नहीं की, उन्होंने मुशावरत जो है वो वहाँ की अपोजिशन के साथ भी की है, और उसको हमने उन शिकों को ख़त्म कर लिया है। वो इसीलिए कि हम एक फ़लाही रियासत चाहते हैं, हम एक फ़लाही जो है ना वो सूबा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिस पे आवाम को गम गुस्सा है, हम वो काम करने नहीं जाएंगे। वो इसीलिए कि वो वहाँ पर वो उन्होंने दोबारा भी इलेक्शन में जाना है, और ये आवाम ने ये बातें दिल में रखनी है कि इन्होंने क्या कुछ किया है ये 5 सालों में, और उसके बाद क्या हम इनको इलेक्ट करें या न करें। तो अगर इनको ये इलेक्शन नज़र आ रहा है कि उन्होंने वाकई इलेक्शन में जाना है, तो उनको खुदा के लिए ये इस तरह की जो ब्लंडर्स हैं ये नहीं करनी चाहिए, और उनको एक प्रॉस्पेरियस किस्म का एक खूबसूरत तरीक़ेकार के मुताबिक इस वक्त देखें जो चैलेंजेस हैं केपी को सबसे बड़ा चैलेंज है उनका केपी का, उनका तो इस टाइम अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, उनका देखें ना जो उनकी एक्सपोर्ट रुकी हुई है उसके लिए कुछ काम करना, उसको वहाँ जिरगा सिस्टम बहाल करके अफगानिस्तान के मामलात को ठीक करना। अच्छा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जो वहाँ से चीज़ें जा रही हैं, फिर जो बॉर्डर वहाँ पे हीटेड है उस बॉर्डर के ऊपर काम करना। आपकी तरफ आऊंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने 5 अगस्त को एक कॉल भी दी है कि मुल्कगीर सतह पर एहतजाज करेंगे बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या आपका एहतजाज कामयाब होता नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी बहुत दफ़ा एहतजाज ऐसे हुए, लेकिन आवाम सड़कों पर अब नहीं आती, वो भी अब यकीन नहीं कर रहे आप लोगों पर। देखें, मैं आपसे यह तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आवाम सड़कों पे नहीं आती। आवाम जब सड़कों पे आती है तो उन्हें गोलियाँ मारी जाती हैं। आवाम जब सड़कों पे आती है तो उनका रास्ता रोका जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, शेलिंग की जाती है। आवाम जब सड़कों पे आवाम जब की तरफ से आ जाते हैं, बहुत बड़ी जहलाओ घेराव वहाँ से उस साइड से भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी कोई सरकारी मशीनरी नहीं लाई जाती। जो हमारे वर्कर आते हैं वो अपनी मदद आपके तहत आते हैं, वो अपने खर्चे करके आते हैं, कभी कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हुए। और जब भी कोई कॉल होती है तो आप देखें कि उससे पहले लेकर आए हैं सरकारी मशीनरी, ये तो इसके तो सबूत मौजूद है बाकायदा। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की बहुत सारी और मिसालें आपके मुल्क में मौजूद हैं कि कहाँ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात कर रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 अगस्त की कॉल है वो उसके लिए हम पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। और हम जो कि मेज़बान रीजन है नॉर्थ पंजाब, तो सदर शुमाली पंजाब जो है मलिक तैमूर मसूद साहब ने इस हवाले से कल ही एक ज़ूम मीटिंग कॉल की हुई है। तो इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ 5 अगस्त की जो कॉल है उसके लिए तमाम तंजीमें जो स्टेक होल्डर हैं, टिकट होल्डर हैं हमारे, और सारे ऑन बोर्ड हैं, उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। उनके जो गिरफ़्तारी है उस पर ना सिर्फ रंजीदा है बल्कि अफसरदा भी है कि एक शख्स को आपने बेगुनाह कैद किया हुआ है। वो वाहिद पाकिस्तान की जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके सरबराह हैं। अब इतने महीने हो गए हैं उनके साथ ना उनकी कोई मुलाकात, फैमिली की मुलाकात करवाई जा रही है, ना रफ़क़ा की करवाई जा रही है। इससे बड़ी और फस्तायत या जबर क्या होगा कि एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर जो है वो दर्जनों मरतबा आके अडयाला जेल के बाहर आके बैठे रहे कि मुझे मेरे लीडर से मुलाकात करने दें, मैं उनसे गाइडलाइन लूँगा, इंस्ट्रक्शन मैंने लेनी है। उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उससे पहले भी बाद सियासी जमातों के जो कैदीन हैं वो कैद रहे हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ थी जेल में और कौन सी उनको सहूलत थी जो नहीं थी। तो इसलिए अब रियासत को जो है वो ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बहुत हो गया है, इन्होंने हर अरबर इस्तेमाल कर लिया है।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिटाने का आपने उससे अपना इंतखाबी निशान ले लिया, आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म कर दी, फिर भी क्या हुआ? जीतते तो इमरान खान के कैंडिडेट हैं। बेशक आप फार्म 47 के बाद कोई नया फार्म ईजाद कर लें, तो इसके बाद जब भी कोई इलेक्शन होगा तो फिर देख लें, वो तो जिस पे हाथ इमरान खान रखेगा वो जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को इमरान खान पे एतमाद है। सॉरी साहब, आप इनकी बात को किस तरह से लेंगे? अगर हम बात करें अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई साहब की, और इसी तरह से जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको तो आज़ाद कश्मीर जाने से भी रोक दिया गया, जहां पर वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जाने वाले थे। तो जब उनको वहां नहीं जाने दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो इन लोगों ने कॉल दी है 5 अगस्त की, क्या ये कामयाबी की तरफ जाएगी या नहीं? देखिए, एहतजाज जो है ना वो एक जमहूरी हक है, लेकिन अगर पुरअमन और मुहज़्ज़ब हो तो ये डेफिनेटली असर करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर मुहज़्ज़ब तरीके से आप इसको लेके चलें तो इसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। एहतजाज पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में इसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। देखिए, पुरअमन जो मुज़ाहरा है ना, देखिए इंतज़ामिया से अगर इजाज़त ली जाए और जो मखसूस जगह जिसका इंतज़ामिया जो है आपको इजाज़त देती है, वहाँ पर जाकर आप एक मुज़ाहरा करते हैं, उसमें आप प्ले कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें आप तकारीर करते हैं, उसमें आप एक इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को बुलाते हैं, उसमें आप एक आगाही देते हैं, ठीक है, ये आपका एक ऑनलाइन एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसके अलावा अगर इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने धरना करना है, तो वो भी आप इंतज़ामिया से इजाज़त देते हैं। इंतज़ामिया फिर आपको क्या करती है कि वो भी एक मखसूस जगह देती है, चूँकि धरने के लिए फिर आपको कई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे खानों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बाथरूम्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वो इंतज़ामिया का फिर वो काम है कि वो आपको प्रोवाइड करती है और आप धरना देते हैं, जैसे कि इससे पहले धरने पाकिस्तान में होते रहे हैं। और वो सिक्योरिटी उसके लिए इसलिए लाजिम और मलजूम होती है चूँकि उसमें आपका जो मीडिया है वो भी मौजूद होता है, उसमें आपके VVIPs भी मौजूद होते हैं, VIPs भी मौजूद होते हैं और आम आवाम भी मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा एक तरीक़ाकार होता है कि देखिए, अगर आपकी बात उस जगह पर भी नहीं मानी जाती तो फिर आप एक पिटीशन साइन करते हैं। आप अपने जितने मेंबर्स हैं, जितने वोटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हर MPA जो है, बल्कि MPA तक ही हम रहेंगे, वो इसीलिए कि निचला जो लेवल है ना उसमें तो बदकिस्मती ये है कि जो ताकत जो है ना वो मंबा जो है वो उन्होंने ऊपर ही ऊपर रखा है। बल्दियाती इलेक्शन न करवाकर आप बल्दियाती सिस्टम नहीं है, तो इसीलिए वो MPAs और MNAs तक है कि वो अपने इलाके में हर बंदे से दस्तखत पहले तो एक वाइट पेपर इशू करे और उसके ऊपर दस्तखत करे कि हम ये चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान ये बात नहीं मान रही, और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से आप एक पिटीशन साइन करवाएं और उस पिटीशन को आप सीधा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप लेके जाएं कि जी आप इतने लोगों के ये साइन मौजूद हैं, ये हमारे इश्यूज़ हैं, खुदा के लिए अब आप इसको आप सुने, आप इसको देखें। अच्छा, ये जो है अगर आपने इंटरनेशनल लोगों को, इंटरनेशनल मीडिया को भी आपने करना है तो इंटरनेशनल ऑनलाइन जो है इसकी कागज़ के अलावा भी जो है ये पिटीशन साइन होती है और आप पूरी दुनिया से ईमेल्स मंगाते हैं, आप पूरी दुनिया से लोगों से आप कंसेंट लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप आए रोज़ मुख्तलिफ लेवल के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपके मुख्तलिफ लोग, आपकी टीम्स होती हैं, आपकी एक्शन कमेटियाँ होती हैं, वो मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ जगहों पर जाकर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और अपने मसाइल बताती हैं और अपने इवन हल्कों के मसाइल भी बताती हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है, मेरे यहाँ पानी का मसला आ रहा है, मेरे यहाँ ब्रिज का मसला आ रहा है, ये हुकूमत काम नहीं कर रही, ये करने नहीं दे रही, ये फ़लाँ काम नहीं करने दे रहा, ये हर्डल्स इसमें आ रही हैं, ये मसाइल। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह हो नहीं रहा। हमारे यहाँ ये होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये चल रहे हैं, न किसी से वो इजाज़त लेते हैं, ठीक है। अब जब वो एक रैली एक जगह से चलती है, हुकूमत क्या करती है, वो कंटेनर्स लगा के पूरे एरिया को, आम बंदे को, रैली होती है तकरीबन कोई 2000 बंदों की, लेकिन होता क्या है कि वो एरिया जितना भी वो हुकूमत ब्लॉक करती है, वो करोड़ों लोगों को वो पूरा एरिया कंटेनर्स लगा के उनकी जो ज़िंदगी वो मफलूज कर देती है। और आपने शायद लास्ट 3-4 सालों में ये ज़रूर देखा होगा कि इस कदर मुश्किल होता है कि जो एक हामला औरत है
वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कराची में भी, इवन इस्लामाबाद में भी, कि बहुत सारे ख़वातीन की डेथ हो गई, बहुत सारे मरीज़ इतने उनको हार्ट अटैक हुए हैं, लेकिन वो रास्ते बंद होने की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच सके। इसी वजह से रसद और तसील जो है वो मुश्किल हो गई यहाँ पर। चूँकि बात यह कि ना ऑयल पहुँच पा रहा था, ना सब्जियाँ मंडियों में सब्जी पहुँच पा रही थी। आम बंदे की जो है वो जो टमाटर तकरीबन 100 रुपए किलो था उसको 400 रुपए किलो लेना पड़ा। जो महंगाई की तरफ महंगाई की शरह भी बढ़ जाती है। तो ये मुझे बताएं, ये जो एहतजाज है ये आपका आवाम के खिलाफ, उसी आवाम के जिसने आपको वोट दिया है उसके खिलाफ है, या ये एहतजाज जो है ये अब हुकूमत के खिलाफ है? ये कि हुकूमत के अगर खिलाफ है तो जो उसके एक महज़ब तरीक़ेकार हैं ऑलरेडी दर्ज हैं, आप उनको तो उस पर इस्तेमाल करें ना। अगर आप उसको नहीं करते तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक हुकूमत जो केपी की हुकूमत है या कोई भी और हुकूमत है वो दूसरी हुकूमत के साथ टकराने के लिए और वो जनाबी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके और वो लड़ने के लिए आ जाए। लड़ाई नहीं होती। देखें, एहतजाज होता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने 29 साल रहकर एहतजाज किया और जब वो बाहर आया तो उसने बाहर आकर उसने कहा जी हम उसके बाद हमने मुल्क की बका के लिए काम करना है। अब पिछला जो कुछ हो गया सो हो गया। और उसके बाद आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और उसको सराहा, वाकई अमन अवार्ड मिला, ठीक है, और पूरी दुनिया ने उसको माना। प्रोग्राम को समाप्त करते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अब हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हमने अपने आज के प्रोग्राम में बात की अमेरिका ईरान जंग के हवाले से कि होपफुली स्विट्ज़रलैंड में जल्द मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हो और ये जंग खात्मे की तरफ जाए और अमन की तरफ जाए। साथ साथ हमने केपी के सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की कि वहाँ पर किस तरह से बिल की अमेंडमेंट के हवाले से काविशें की गई हैं। यहाँ पर मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। साले साहब आपने भी और यासिर साहब आपने भी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।